नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है। कल यानी 25 मई को छठे चरण की वोटिंग है, तो 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। इसके बाद सबकी नजर 4 जून पर है, जब नतीजों का ऐलान होगा। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। छठा चरण ऐसा है जहां पर 2019 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज कायम रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीट जीतने में कामयाब रही थी, वहीं कांग्रेस का स्कोर 0 था। अब 2024 में कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ रही है, तो देखना है कि इस बार छठे चरण में जनता का साथ किसे मिलता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के मतदान की है। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 543 सीटों में 428 पर मतदान हो चुका है। अब छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों के अलावा इस चरण में शनिवार को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, उड़ीसा की 6 सीटों, झारखंड की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। तो सबसे आह्वान है कि वोट देने जरूर आए। ये मतलब छठी फेज है कल, और थोड़ी गर्मी है। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पिक किए हैं। छठे चरण में कई प्रमुख हस्तियों की किस्मत दांव पर है। इनमें उड़ीसा के संबलपुर से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मेनका गांधी और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के तमलुक से बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय, हरियाणा के करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह पर भी छठे चरण के मतदान में नजर होगी। छठे चरण के चुनावी मुद्दों की बात करें तो दिल्ली में स्वाति मालीवाल की पिटाई का मुद्दा हावी रहा। बीजेपी ने केजरीवाल पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं ओबीसी कोटे से मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर के साथ उठाया। कांग्रेस और सपा ने सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को फाड़ कर रद्दी में फेंकने का वादा किया। चुनावी घमासान में कई बार आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया। यही वजह है कि छठे चरण के मतदान से पहले प्रचार अभियान चरम पर पहुंचने के साथ ही चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों के लिए सख्त निर्देश भी जारी करना पड़ा। आयोग ने स्टार प्रचारकों के बयान पर आपत्ति जताई और बुधवार को एक निर्देश में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर भाषण देने से परहेज करने का निर्देश दिया। विपक्षी कांग्रेस को भी आयोग ने सशस्त्र बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना पर संभावित विभाजनकारी बयान देने से परहेज करने को भी कहा। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, जबकि बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं बसपा 4 सीटें जीती थी, तो टीएमसी 3, बीजेडी 4, जेडीयू 3, एलजेपी 1, आजसू 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में कामयाबी रही थी।
अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस को अपना खाता खोलना ही नहीं, अगर सत्ता में वापसी करनी है तो बीजेपी के दुर्ग को भेदना होगा। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगानी है तो अपना दबदबा बनाए रखना होगा और इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी के पूर्वांचल में भी छठे चरण में वोटिंग है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी 9, बसपा 4 और सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। पिछले चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, लेकिन इस बार अलग अलग मैदान में हैं। बीजेपी ने राजभर, अनुप्रिया, संजय निषाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सपा सिर्फ आजमगढ़ सीट जीती, जिसे उपचुनाव में गंवा दिया था। सपा इस बार एक नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। दलित ओबीसी पर ही अखिलेश यादव ने दांव लगा रखा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बसपा के लिए है, क्योंकि पिछले चुनाव में जीती हुई सीटों को बचाए रखने की है। छठे चरण में बात दिल्ली की करें तो 2014 और 2019 में दिल्ली की भी 7 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हैं, जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। बंगाल में 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि टीएमसी 3 सीटें जीती थी। ओडिशा की जिन 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, उसमें 2019 में बीजेपी 2 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो 4 सीटें बीजेडी को मिली थी। बिहार में छठे चरण की 8 सीटों में 2019 में बीजेपी 4, जेडीयू 3 और 1 सीट एलजेपी जीतने में सफल रही थी। आरजेडी और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव है, जिसमें 2019 में आजसू 1 सीट तो बाकी 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि छठा चरण बीजेपी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी के सामने छठे चरण में अपने वर्चस्व को कायम रखने की चुनौती है, तो विपक्षी गठबंधन के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है। अब देखना है कि छठे चरण में जनता किसके साथ खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो छठे चरण में किसका एजेंडा कितना भारी और किसको लेकर किन किन मुद्दों पर किस तरह से खटाखट वोट पड़ेंगे, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका कार्यक्रम में। संजीव तारनाच, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संजीव जी। और सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी शाही जी मैं आप ही के साथ करूंगी। लगातार आपके बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि हम तो 310 पार कर चुके हैं, 310 की लड़ाई लड़ ली है, बाकी के 2 जो चरण बचे हैं उसमें हम पूर्ण तरीके से 400 पार का नारा सिद्ध कर लेंगे। लेकिन जिस विश्वास के साथ आप ये बात कह रहे हैं रिजल्ट आने से पहले कि 310 हम पार कर चुके हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? क्या इसका बेसिक क्या है? वक्ता जी देखिए, देश में जो विकास हुआ है, विकास की गति हुई है 10 साल में, जो देश जिस पायदान से उठकर जहां पर पहुंचा है, जनता देख रही है। उसके भी कई मायने हैं और अलग अलग तरीके के मायने हैं। विपक्ष के नेताओं की हताशा जो दिख रही है, एक मायना वो है। वो हताशा में इस समय देखिए क्या क्या बयान आ रहे हैं। आपको मैं एक बयान बताता हूँ। शरद पवार जी ने बयान दिया कि चुनाव के बाद सभी छोटी पार्टियों का मर्जर कांग्रेस में हो जाएगा। वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि 2 चुनाव में विपक्ष में लोकसभा के नेता भर की कुर्सी पर जनता ने उनको नहीं बैठाया, इसलिए वो चाह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां मर्जर करके कम से कम कांग्रेस को इस स्थिति में ले आए कि वो उस दल के लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में बैठ सके। एक बयान। दूसरा बयान, सीतापुर में चुनाव होता है। सीतापुर में एक जावेद का परिवार रहता है। जावेद का परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। उसको कुछ कट्टरपंथी अब्दुल मजीद जो हैं वहां पर कहते सुनते हैं कि उन्होंने वोट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उसको कसकर पीटते हैं। वो बेचारा अस्पताल में है, पुलिस इनको खोज रही है।
वो पकड़ में आ जाएंगे। जैसे ही आ जाते हैं तो इनकी नस्लें याद रखेंगी कि क्या विरोध होता है। उनके परिवार से मीडिया जब पूछता है कि भाई आपने भाजपा को वोट क्यों दिया, आप तो मुस्लिम हैं, उसकी माँ कहती है कि हमको मकान मिला, हमको शौचालय मिला, हमको हमारा खाता खुला, हमारे यहाँ उज्ज्वला मिला, हमको पानी मिला, हमको अनाज मिल रहा है। तो अकेला वो जावेद की माँ नहीं है, ऐसी बहुत जावेद की माँ है। तो ये एक अंडर करंट जो है ये अब विपक्ष को दिख गया है। तीसरी बात, अब देखिए बंगाल में चीजें चल रही हैं, किस तरीके से मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी बनाकर उनको 90 लोगों को दे दिया गया, 100 में से 92 में से 90 को दे दिया गया था ओबीसी बनाकर आरक्षण। भला हो हाई कोर्ट का जिसने उसको निरस्त कर दिया। अब किस तरीके से ममता बनर्जी जी बौखला गई हैं कि हम ये ना मानबो कल चिल्ला रही थी। तो ये आखिर क्या है? वो तुष्टीकरण की राजनीति है। वहाँ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है और किस कदर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ी रही है कोरोना काल से लेकर देश को समृद्ध बनाने तक। तो हमारे पास वो आयाम है जो हमने गढ़े हैं, हमारे पास वो काम है, विकास का आयाम साफ तौर पर। अश्विनी शाही जी ठीक है। संजीव तारनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, लगातार आपके बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, वो कितनी सीटें लाएंगे, 140 लाएंगे, 150 लाएंगे, तमाम तरीके के नए नए आंकड़े आपके नेताओं की तरफ से आते देखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी बात कभी नहीं करती कि वो कितनी लेकर आएगी, कितनी सीटों तक जा रही है, क्या कुछ उसका रोड मैप है, किस तरह से आगे बढ़ रही है। हमेशा बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपकी सुई क्यों अटक जाती है? देखिए वक्ता जी, पहली ये आवाज आ रही है वक्ता जी आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए वक्ता जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना रोड मैप क्यों नहीं क्लियर करती। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के तहत अपना रोड मैप बड़ी बारीकी के साथ देश की जनता के साथ शेयर किया। और मैं दूसरी तरफ बात करना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो 10 साल पहले जब ये चुनाव के अंदर आए थे और जब जनता जनार्दन ने इनको बहुमत दिया था, तब ये बहुत सारे वादे अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर करते हुए आए थे। मैं 3 मुद्दों के ऊपर बात करूंगा, ज्यादा लंबा बहस में नहीं जाना पाऊंगा। मैं पहली बात करता हूँ, इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, बट किसानों का जो कर्जा था वो दुगना जरूर हो गया। उसके बाद इन्होंने बात करी थी कि ये शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन देंगे किसानों को 1 लाख रुपए तक का, जो कि बिल्कुल ब्याज फ्री होगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बता, जो कमियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपना जवाब दे ही रही है सर। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ सर। मैं कांग्रेस का ही आपको बता रहा हूँ। आप वक्ता जी पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना मेरी, एटलीस्ट आप बात ही कंप्लीट नहीं होने दे रही है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपना रोड मैप अपना जो रोड मैप है वो अपने मैनिफेस्टो के तहत क्लियर किया बड़े ही तरीके से। कांग्रेस पार्टी ने बात करी हिस्सेदारी न्याय की, युवा न्याय की, किसान न्याय की, नारी न्याय की, श्रमिक न्याय की। किसान न्याय के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बात करी है कि सही दाम की, कि जो एमएसपी की बातें जो भारतीय जनता पार्टी करती थी बट धरातल पे उसको नहीं कर पाई, कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र के अंदर इस बात की गारंटी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाएगा। जो किसानों का कर्जा इतना बढ़ चुका है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, तो वो कर्जे की माफी भी की जाएगी। जीएसटी मुक्त होगी, खेती के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको मुक्त किया जाएगा। युवाओं के लिए न्याय की बात करी है कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय भरोसा की 30 लाख केंद्र सरकार के अंदर जॉब्स लाई जाएंगी और पहली नौकरी पक्की करी जाएगी। और जितने भी यूथ है हमारा, उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो 1 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं। और जो पेपर लीक के मामले आए दिन हम भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकार है वहां पे सुनते हैं, उस पेपर लीक से मुक्ति होगी। तो कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके के, हर तबके के व्यक्ति विशेष के साथ न्याय करने की बात करी है, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों के अंदर धरातल से कई तरीके से कर ही नहीं पाई। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना रोड मैप अपने घोषणा पत्र की तरह बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से देश की जनता के सामने रखा है। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, जिस तरह से लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो बंगाल में ज्यादा मजबूत नहीं है, और अगर पिछले आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो बंगाल की जो 8 सीटें 6वें चरण के चुनाव में आने वाली हैं उसमें से 3 टीएमसी जीती थी और 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, इस बार
आपकी मजबूती उतनी पकड़ तेज है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से आप पटकनी दे सकें? क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं और मुद्दे बहुत हैं। पुष्पा जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने करा कि देश के अंदर मुद्दे बहुत हैं और बंगाल में जिस तरीके से वोट शेयर के ऊपर आपने बात करी, कई मुद्दों के ऊपर आपने बात की, तो मैं एक चीज बता दूं, आज मुझे बताइए ना कि पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहा है। 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव चल रहा है, वोट प्रतिशत क्यों गिरता चला जा रहा है? क्या कारण है? सरकार से नाराजगी, इतने बढ़िया अगर काम हुए देश में तो वोट प्रतिशत क्यों गिरता चला जा रहा है? हमारे भी बड़े भाई बैठे हैं, अश्वनी भाई, इन्होंने कई चीजें बताई कि बंगाल के लिए इन्होंने कई चीजें कही। तो बंगाल के लिए मैं बता दूं, 2014 वाला रिपीट होने जा रहा है। 2014 में जिस तरीके से टीएमसी को 34 से 35 सीटें मिली थी, वही इस बार होगा। कैसे होगा? क्या मुद्दे हैं आपके? कैसे होगा सर, ये भी तो समझा दीजिए, क्या रोड मैप बताइए ना। देखिए 2014 में भी वहाँ की जनता ने वोट दिया, 2019 में भी दिया, 2019 में 18 सीटें दी, पर जिस तरीके से 18 सीटें देने के बाद आज वहाँ का किसान भी अपने आप को, देखिए किसानों के लिए तो हम हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं किसानों के लिए भी, पर जिस तरीके से युवाओं को इन्होंने बेरोजगार बनाने का काम करा है देश में, वो भी जनता भली बातें देख रही है। आए दिन वहाँ पे जाकर के ये लोग लड़ाई दंगे की बात करते हैं, वो भी वहाँ की भली बातें जानती है। मेरे कहने से नहीं, आप वहाँ पे जाइए, पूछिए, देखिए, तो अलग चीज होगी। और जो टीवी सीरियल्स वगैरह में, जो न्यूज वगैरह में चलता है, उससे अलग चीज होती है। वहाँ की जनता जानती है उन्हें किसे लेकर के आना है। 19 में हमें ठगा हुआ महसूस करा है। 2019 में जिस तरीके से 18 सीटें जीती, वो ठगने का काम करा गया था। नंदीग्राम में क्या हुआ है? नंदीग्राम की बात करें, क्या हुआ है सर? अरे नंदी ऐसे तो आपसे मणिपुर की लगातार तमाम चरणों में मणिपुर की बात नहीं कर रही हूँ मैं सर, ये कह रही हूँ कि बंगाल में लगातार जिस तरह से हर चरण में हिंसा हो रही है, उसके लिए आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? ममता दीदी क्या कर रही हैं? अरे आप मणिपुर की बात नहीं कर रही है, कर्नाटक में रेवन्ना की बात नहीं करेंगी, तो अंकिता भंडारी, यानी कि आप इस बात को लेकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि बंगाल की आपकी सरकार पूरी तरह से फेल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में बड़ा अच्छा चल रहा है। हम चलिए, हमने वही तो मैं कह रही हूँ, सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मणिपुर में क्या अच्छा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वही क्या बंगाल सरकार करेगी? आप में और उसमें फिर फर्क क्या है? मणिपुर में तो आज तक न्याय नहीं मिला। मैं क्या कह रही हूँ सर, भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं दे पा रही है, तो क्या वही काम बंगाल सरकार भी करेगी? मुख्यमंत्री यही करेंगी? आप में और उसमें फर्क क्या है? कैसे आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग समझते हैं? फिर नहीं है, केंद्र का चुनाव है, राज्य का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है। 10 साल हो गए, रिपोर्ट कार्ड 10 साल में केंद्र सरकार को देना है। हमने कौन से काम करे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए? आपको किसी तरह का कोई जवाब नहीं देना है जनता को? आपका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? आपको लोकसभा चुनाव में किसी तरह का कोई दिलचस्पी नहीं है? आपको बाहर कर दिया जाए? नहीं, हमें क्यों आप वो कर देंगे? राज्य का चुनाव होगा, हम बिल्कुल जवाब देंगे ना। केंद्र में सरकार है, किसकी है समय, किसे जवाब देना है? कांग्रेस को तो देना नहीं, टीएमसी को तो देना नहीं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे देश के आगे रखना है कि हाँ, हमने ये काम करे 10 साल में, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए। नहीं तो जो ये बंगाल की 8 सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है, यानी इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये बताइए ना। लेना देना है कि नहीं है? मुझे आप बताइए, वक्ता जी, मुझे एक चीज बताइए कि अगर हमारे बड़े भाई, अभी अश्वनी भाई हमारे कह रहे थे जम्मू कश्मीर की इन्होंने बात करी, तो जम्मू कश्मीर में अगर आपने 370 हटाने के बाद अगर आपको लगा इतने अच्छे काम हुए, तो वहाँ पे आपने अभी तक कैंडिडेट क्यों नहीं दिए? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लड़ा रहे वहाँ पे 370 हटाने के बावजूद? अपनी बात क्यों नहीं करते हैं सर? मैं पूछ रही हूँ कि टीएमसी क्या कर रही है? टीएमसी का क्या रोड मैप है? टीएमसी की 8 सीटों में से पिछली बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई, आपके पास 3 बची, उसको वापस लेने के लिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? टीएमसी 35 सीटें जीतने जा रही है इस बार। हाँ। लिख लीजिए आप। आप तो कह रहे हैं आपको लेना देना ही नहीं है लोकसभा चुनाव से। 4 तारीख को आप मेरे को फिर से अपने चैनल में बताइएगा, जो बात अभी कह रहा हूँ वही बात तब भी रहेगी। तो अभी तो आपने कहा लोकसभा चुनाव से आपको कोई लेना देना नहीं है, जब राज्य के चुनाव आएंगे तो बात करेंगे। 35 सीटें जीतने जा रही है, 35 सीटें जीतने जा रही है। लिख लीजिए आप, अभी लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए, कहीं पे भी रिकॉर्डेड हो। अश्विनी जी, 35 सीटें जीतने जा रही है। देखिए सीधा सीधा दम्भ भरा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि 35 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आप किस मुगालते में बैठे हैं कि बंगाल में आपकी सरकार आएगी, आप जीत जाएंगे, आपका वर्चस्व हासिल हो जाएगा? 2 बार से तो आप कर नहीं पाए, तीसरी बार में क्या करेंगे? देखिए 14 का चुनाव हुआ, हम 6 सीटें जीते, 13.5% वोट पाकर जीते, इनको मिला था 31% वोट।
वही 2019 का चुनाव आता है और आमूल चूल परिवर्तन होता है। ये पाते हैं 43% वोट और हम पाते हैं 40% वोट। वोट रहता है इनका 24 करोड़ 75 लाख और हमारा 23 करोड़ 28 लाख। तो ये कितने अंतर को हमने पाट रखा है। कांग्रेस वहां 44 सीटों पर थी, 0 हो गई। हम 3 पर थे, विधानसभा में 77 हो गए। विधानसभा में भी बढ़े, लोकसभा में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। और रही बात, अब वहां के लोग बहुत जो है कष्ट में हैं। वहां ममता दीदी का जो वहां तुष्टीकरण की राजनीति है वो बहुत, उससे लोग दिक्कत में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं जा रही हैं उसमें घपला हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे रोक के जांच कराने की बात की है, ममता दीदी को दिक्कत होना शुरू हो गया है। वो घपला करें, छूट करें, सब कुछ ठीक है। वहां पर तो उन्होंने कोर्ट के उसके खिलाफ बोल दिया। अगर वो कहती कि हम उच्च न्यायालय के जो आया है हम नहीं मानते हैं, हम असंतुष्ट हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो बात सही होती। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो इससे जनता वहां घुसा चुकी है। जो पश्चिम बंगाल का जो है एक बेहतर उद्योगीकरण हुआ करता था, आज देश में वो कहाँ घटकर चला गया, 6वें 7वें नंबर के ऊपर चला गया है। आज स्थिति बहुत खराब हो। जो एक या 2 नंबर पर रहा करता था बंगाल, आज वो 6वें 7वें नंबर पर जाके तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रदेश हो रहा है। तो वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी में एक आशा और विश्वास खोज रहे हैं। ठीक है, वहाँ जैसे ही चुनाव होता है बट्टा जी, एक बात बताइए अश्विनी जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या मुद्दे आप लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जनता आपको वोट करे? क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे तो सर कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। तमाम बातें नजर आ रही हैं, तमाम ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग भी आपको सख्त होने के लिए सख्त होकर नोटिस भेज रहा है, लेकिन आप लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3रे नंबर पर आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2रे नंबर पर हैं, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में हम हैं 3रे नंबर पर, 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था है। हम जो है आज देश को उठा रहे हैं। हम कहाँ से हमने किया? ये ऐसे नहीं किया। हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर में 35 किलोमीटर रोज सड़क बनाई तो उसमें भी हमारे यहाँ लोगों का श्रम लगा, रोजगार पैदा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर किसी साल हम 41 लाख कारें बेच रहे हैं तो वहाँ भूत प्रेत और रोबोट नहीं बना रहा है, वहाँ भी आदमी और लोग लग रहे हैं। वहाँ तो पर आपकी रैलियों में इन सारी चीजों का जिक्र क्यों नहीं है अश्विनी जी? एकदम हो रहा है। जो सुनने वाले सुन रहे हैं, जनता को आप सुनिए तो। रेहड़ी पटरी वाले जो सबसे नीचे हमारे भाई हैं, उनको इतनी सफलता से लोन मिल रहा है। 10,000 मिलता है, जो जमा करता है उसको 20,000 मिलता है, फिर जमा करता है उसको 50,000 तक। कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं। रेहड़ी पटरी वाला भाई हमारा खुश है। हमने फ्री की बात नहीं की, हमने बात की है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन कैसे देंगे? सोलर से देंगे। उनको हम बनाएंगे कि आप सोलर लगाइए, हम सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, तो हम तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। संजीव हम विकलांग बनाने की बात नहीं कर रहे। ये जितनी बातें हैं आपके मैनिफेस्टो की, आपने जितनी हमें बताई, ये आपकी रैलियों से गायब क्यों रहती हैं? जब भी तमाम रैलियां होती हैं, राहुल गांधी या तो अंबानी अडानी की बात करते नजर आते हैं, या फिर संविधान को बदल दिया जाएगा ये भ्रम फैलाते नजर आते हैं, या फिर तमाम ऐसी बातें होती हैं जिनसे जनता का सीधा कोई सरोकार है ही नहीं, लेकिन आप उन्हीं बातों को उठाते हैं। फायदा क्या पहुंचेगा इससे आपको? देखिए वक्ता जी, पहली चीज जो आपने बातें कही कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, जो वादे किए हुए हैं, वो हमारे मंच से सामने नहीं आते। तो मेरे हिसाब से आप कांग्रेस पार्टी की रैलियों को पूरे ढंग से सुनते ही नहीं है। तभी शायद आपने ऐसी बात कही। अगर आपने ढंग से सुना होता तो आपने शायद ये बात नहीं करी। मुसलमानों की बात होती है, मंदिर मस्जिद तमाम बातें करते हैं। करने दीजिए ना, मेरे को अपनी बात तो पूरी रखने दीजिए ना। मैं अपनी बात पूरी रख लूं। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूरा समय दिया, तो मुझे भी पूरा समय दिया जाए मेरी बात करने के लिए। भारतीय जनता की पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमने अपने वादे पूरे करे। तो किसके साथ आपने अपना वादा किया? किसानों के साथ आपने धोखा देने का काम किया। देश के युवाओं को आपने नौकरी के नाम पे लूटने का काम किया। जो एजुकेशन सेक्टर में आपने बात की थी, देश के अंदर 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको आपने स्मार्ट क्लास प्लान करने का वादा किया था। कितने स्मार्ट क्लास अब तक बने? 37,000 स्मार्ट क्लास अभी तक बनी है। 10 लाख में से 37,000 स्मार्ट क्लास पिछले 10 सालों के अंदर बनी है। तो आप देखिए इनकी कथनी और करनी का फर्क कितना बड़ा है। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रचार यहाँ तक आते आते मुद्दे भी बदल गए।
अभियान भी बदल गया। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता से सरोकार रखना चाहते थे, लेकिन जनता कहीं पीछे छूट गई। मंगलसूत्र से लेकर मुस्लिमों तक आरक्षण देने से लेकर संविधान बदलने तक तमाम ऐसे मुद्दे आ गए जिनसे जनता का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल यादव जी। लगातार आप कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, लेकिन जब बात आप करते हैं तो संयुक्त भारत की बात आप नहीं करते हैं, सिर्फ आप पीडीए की बात करते हैं। सिर्फ आप कहते हैं कि पीडीए को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या पीडीए को छोड़कर भारत की और बाकी जनता का आपसे कोई सरोकार नहीं है? आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है? समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी की बात करती है। पीडीए में क्या है, पीडीए आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगले सभी को साथ ये लेकर कब बदल गया? पीडीए की फुल फॉर्म ये कब से बदल गई सर? अखिलेश यादव आपके अध्यक्ष जब कहते हैं तो अल्पसंख्यक ही कहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर फंस जाते हैं तो आप अगड़ा, आबादी सबको जोड़ देते हैं। नहीं, ये शुरू से ही है जो इसमें है। ए में सभी लोग हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता ना सर कि आप कभी भी किसी भी चीज को बदल देंगे। आप अपने अध्यक्ष जी के पिछले पुराने इंटरव्यू निकालिए, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आप पता कर लीजिएगा समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की सहमति से जो है इसमें क्या था, पीडीए में जो है ए में सभी लोग हैं, अगड़े, आदि आबादी, अल्पसंख्यक, सभी को हम साथ में लेके चल रहे हैं। पहले आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे द्वारा हमेशा जिक्र किया गया है। आपके द्वारा नहीं, आपके अध्यक्ष जी के द्वारा इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रत्येक मीटिंग में इसका जिक्र किया गया है और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी समझाया था कि ए में अगड़े, आदि आबादी सभी लोग हैं। आदि आबादी में मतलब महिलाएं, तो सभी को साथ में लेके चल रहे हैं, सभी की बात की जा रही है और सभी को साथ में लेकर के ही हम उत्तर प्रदेश में। आपने अपनी नीति क्यों बदल दी? एमवाई समीकरण से दूर कैसे हो गए? न मुस्लिम नजर आ रहे हैं, न यादव नजर आ रहे हैं। क्या नाराजगी हो गई ऐसी कि आप पीडीए पर आ गए? देखिए नहीं, पिछड़े जो समाजवादी पार्टी को आप मीडिया, आपके चैनल से माध्यम में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी जो मीडिया है वो हमें बदनाम करती थी कि एमवाई बार बोलती थी। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ सभी को साथ में लेकर हम शुरू से चलते आ रहे हैं, जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है। और समता मूल्य समाज की हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी सभी को लेकर साथ में चल रही है। और आपने देखा होगा कल 6 तारीख का मतदान होने जा रहा है। हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म, सभी को, मतलब जितने भी लोग हैं सभी को हमने समानता पूर्वक टिकट दी है। क्या मुद्दे हैं इस 6 चरण में? हमारे मुद्दे क्या रख रहे हैं जनता के सामने? हाँ, देखिए, हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा, हमारा मुद्दा है रोजगार, किसानों की जो समस्या है उसका निदान करेंगे। छोटे मोटे जो किसानों का जो कर्ज माफी का हमने मुद्दा बनाया हुआ है। हमने कहा कि केजी से पीजी तक की शिक्षा जो है हम मुफ्त देंगे बालिकाओं को। और जो मजदूर वर्ग है उसके लिए 400 रुपया हमने बालिकाओं में कौन सी बालिकाएं हैं सर? वर्गीकरण कर दिया क्या इसमें? सभी ऐसा नहीं है कि हाँ सभी मतलब कौन कौन आता है? पीडीए के लोग? पीडीए नहीं, पीडीए में तो सभी लोग हैं ना। किसी भी जाति धर्म की बालिका होगी, सभी के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री है। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। अमीन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि चुनाव चलते चलते अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है, 6ठा चरण कल होने वाला है। ऐसे में जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको जिन मुद्दों पर चुनाव शुरू हुआ था, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा था, आज सारी पार्टियां उससे भटकते किसी और ही पथ पर चली गई? आपको लग रहा है कि इन मुद्दों से जनता का किसी तरह का कोई सरोकार है और इससे किसी भी तरह से जनता संतुष्ट होकर आपको वोट करेगी? नजर आता है ऐसा कुछ आपको? देखिए, ये 6ठा चरण है और 6ठा चरण जो है आखिरी फेज में है। इसके बाद 7वें के बाद गिनती होगी। जहाँ तक सवाल है, इस 6ठे फेज में 8 स्टेट हैं और 58 सीट्स हैं। इसमें आप स्पेशली देखिए यूपी की जो है उसमें 14 सीटें हैं और भी स्टेट की हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो जनता देख रही है, तो जनता कितनी नाराज हो, लोकल लेवल पे कितने ही किसी तरह से कोई परेशानी हो, लेकिन कुल मिला के एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर की छवि सामने नजर आती है लोगों की, और तब वो उधर बटन दबाने की बात करते हैं। तो इस बात का सवाल है कि क्या जो जनता है, जनता क्या समझती नहीं है? जनता जानती है
देश का किस तरह विकास हो सकता है, किस तरह देश का उत्थान हो सकता है, किस तरह देश प्रगति भी कर सकता है। इसलिए ये छोटे मोटे मुद्दों को देखिए, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई पहले भी थी। आप देखिए, बात करते हैं बेरोजगारी की, बेरोजगारी पहले भी थी, ऐसा नहीं कि समाप्त हो चुकी है। किसानों का मुद्दा जो है वो है ही है। देखिए, जो आप देखेंगी कई बार कि जो फर्टिलाइजर हुआ करती थी 3000 की, वो 300 रुपए का बैग मिल रहा है किसानों को, यूरिया का। तो एक किसान के लिए भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक गरीबों की बात है, उनको भी खाने पीने की बात की, यानी सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए सबका विश्वास रखा गया। जहाँ तक यहाँ पे जातिवाद की बात नहीं की गई, किसी धर्म की बात नहीं की गई, बल्कि देश के विकास की बात की गई है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो बीजेपी का मुद्दा है वो हावी है। जी बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, देखिए, ये समझने की यहाँ इसलिए जरूरत सबसे ज्यादा है कि इस चुनाव में दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल इसी पर रहने वाला है। और क्या लग रहा है कि जब से ये स्वाति मालीवाल वाला पिटाई कांड सामने आया है, इसका असर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि केजरीवाल साहब बाहर आए थे, चुनाव प्रचार करेंगे, जनता को अपने पक्ष में लेंगे। आपको लगता है बाकी की पार्टियों के लिए एक तरह से ये संजीवनी साबित हो सकती है, या मामला उल्टा ही पड़ गया? देखिए, स्वाति मालीवाल जी इन्हीं की महिला आयोग की अध्यक्ष थी दिल्ली प्रदेश की। इनको उन्होंने राज्यसभा दी, और कितना सम्मान करते हैं महिलाओं को कि हर एक बसों में इन्होंने महिलाओं के लिए वहाँ पे अंगरक्षक भी रखे, यानी बाउंसर भी बिठाए, उनको जॉब दी गई, इसीलिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके और जो जरूरत किया। लेकिन आप देखिए कि आप खुद घर में बैठे हुए हैं और पिटाई स्वाति मालीवाल की उनका पीए कर रहा है। इससे ज्यादा तो मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। और दिल्ली की जनता जो है पढ़ी लिखी है, समझती है कि जो आदमी एक महिला की सुरक्षा अपने घर में नहीं कर सका, वो प्रदेश को क्या चलाएगा या देश को क्या चलाएगा। कहने के लिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसी कोई नजर नहीं आती जिससे कि किसी तरह ये हावी हो पावे दिल्ली के ऊपर। दिल्ली का एक अपना अलग खेल है, दिल्ली की जनता अलग सोचती है, दिल्ली का विचार अलग है। और दिल्ली ने पिछली बार भी इनको जो है एमएलए में तो दे दी थी 57 सीटें, उसके बाद क्या हुआ, 7 की 7 सीटें इनकी जो हार गई एमपी की। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो हर जगह प्रचार कर रहे हैं 7-0 कर देंगे, मुझे नहीं लगता। इसी तरह इन्होंने कहा हरियाणा की बात, कल हरियाणा के भी इलेक्शन 10 सीटों की, इतनी तो नहीं मरी गिरी हो गई पार्टी जिसका कि पन्ना प्रमुख से लेके प्राइम मिनिस्टर तक इनका पूरा संगठन जुड़ा हुआ है, संगठन काम कर रहा है कि वहाँ पे एकदम से ये जीत जाएंगे। हाँ, 50-50 हो सकता है किसी स्टेट में, लेकिन एकदम से गिर जाना। बिहार की बात करिए, इधर आप यूपी की बात करिए, तो यूपी में भी देखिए वो योगी का एरिया है जो आप देख रही हैं, तो पूर्वांचल कहलाता है। पूर्वांचल में जो है इनके साथ निषाद पार्टी जुड़ी हुई है, उसके भी मंत्री हैं वहाँ पर, डॉक्टर संजय निषाद, उनका भी अपना योगदान होगा, और भी राजभर है उनका भी होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद इन्होंने और लोगों को 2 लोगों को तोड़ के पार्टी को बनाया था, अपने में मंत्री बनाया है योगी जी ने। ऐसा नहीं इसका असर नहीं होगा, असर है तभी, इसलिए देखिए वहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का कि एकदम से नकार देना कि बीजेपी नीचे जा रही है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। बीजेपी अपनी अच्छी स्थिति में है और लीडरों की बातें अपनी जगह है, उनका लीडर एक है, इनके लीडर बहुत से हैं। इनके तो यही होता है अभी तक कि एक प्राइम मिनिस्टर है, 4 प्राइम मिनिस्टर हैं, हर साल बदलेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो देश की सत्ता को भी देखती है जनता और सुचारू रूप से अपना सोचेगी, समझेगी, उस हिसाब से अपना निर्णय लेगी। ठीक है सर। अश्विनी शाही जी, देखिए, सबसे बड़ा मुकाबला इस छठे चरण में जो नजर बनाए रखने के लिए है वो है दिल्ली की 7 सीटों पर नजर रखनी है, और दिल्ली की 7 सीटें 2 बार के चुनाव से तो आप ही के पाले में आ रही हैं। लेकिन अब आपको इसका लगता है कि ज्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल साहब की तरफ से इतना बड़ा मामला सामने आ गया और आपने उसे चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश की, फायदा मिल पाएगा इसका आपको? वक्ता जी, देखिए, चुनावी मुद्दा हमने नहीं बनाया, चुनावी मुद्दा तो खुद उन्होंने बना दिया। अब उनकी पार्टी की एक सांसद जिसको उसके घर में पीटा जाता है, वो उसका हालचाल लेने नहीं जाते हैं, और जो पीटता है उसके लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। उनके पार्टी के एक मंत्री गिरफ्तार होकर जेल में जाते हैं, सिसोदिया जी, उनके लिए सड़क पर नहीं उतरते। सत्येंद्र जैन जी, दूसरे मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनके लिए नहीं उतरते। एक सांसद संजय सिंह गिरफ्तार होते हैं, उनके लिए सड़क पर नहीं उतरते। और उस विभव के लिए जिसने उनकी पार्टी के सांसद को पीटा, उसके लिए वो सड़क पर उतर जाते हैं। मुद्दा तो उन्होंने बनाया है।
उनकी पार्टी की सांसद कहती हैं कि हम जब उनके घर में मिलने गए और वो घर में मौजूद थे, यानी कि उनके संरक्षण में पीटा गया, तो मुद्दा तो उन्होंने बनाया है। और हम तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम तो हम कहेंगे कि भाई पीटा गया है और उनको जो है न्याय मिलना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। बाकी हमको कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक महिला होने के नाते स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े रहना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। दूसरी बात, देखिए दिल्ली में 14 में चुनाव होते हैं तो लगभग जो है 47% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी 700 सीटें जीतती है। 14 की बात कर रहा हूँ। 15% मिलता है कांग्रेस को और 33% मिलता है इन लोगों को, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं, कांग्रेस को कोई सीट नहीं। दोनों को मिला देते हैं तो होता है 48% और हम पाते हैं 47%। ये 2014 की बात मैं बता रहा हूँ। अगर उसको देखा जाए 2014 तो 1% ये लोग हमसे ज्यादा है, लेकिन सीट इनके पास एक भी नहीं, हमारे पास 7 थी। 2019 का चुनाव आता है, कांग्रेस को मिलता है 22%, आम आदमी पार्टी जो 33% पाए रहती है वो 18% पर आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी 47 से 56 पर पहुंच जाती है, लगभग 57, 10% का इजाफा। तो आप बताइए, दिल्ली की जनता ने हमको 14 के बाद अचानक जो है 10% इजाफा के बाद हमको बढ़ाकर, इसका वोट परसेंटेज घटा, ज्यादातर घटा आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी और ये अगर मिलकर भी वो लोग लड़े तो 30% वोट होता है 2019 का वोट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि दिल्ली की जनता अब उकता गई है वो झूठे वादों से। जो बच्चों की कसम खाकर कहा गया था कि हम शीला दीक्षित को समर्थन नहीं लेंगे, वही चन्नी साहब ने कहा अभी कुछ दिन पहले, देखिए यहाँ साथ में लड़ रहे हैं और वहां विरोध कर रहे हैं। चन्नी साहब ने कहा एक थी कांग्रेस, भगवंत मान साहब ने एक थी कांग्रेस, और चन्नी साहब क्या कह रहे हैं, सूर्य अस्त भगवंत मान मत। नहीं, यही नारा लग रहा है। लेकिन केजरीवाल तो एक नई बात लेकर आए, वो तो कह रहे हैं इस बार पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे अगर सरकार में आते हैं तो। अरे भाई, अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा उनके पहले जेल से तो निकले, 2 जून की रोटी उनको जेल में लिखी है। देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं कि अगर सरकार, भाइयों हमारी सरकार आ गई तो 5 तारीख को हम बाहर रहेंगे। इसका मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं, उन्होंने लिखवा लिया 4 को हमारी सरकार बन रही है, 5 को ही बाहर आ जाएंगे। अपने तो अपने आ रहे हैं, सोरेन साहब को भी कह रहे हैं जाकर झारखंड में कि भाई हम 5 को बाहर आ जाएंगे। ये स्थिति है, सब लोग जान रहे हैं। और अभी जो काम हुआ है, ये जमानत के लिए नहीं गए थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। देखिए 2 जून को ये जाएंगे और पहले भ्रष्टाचार के मामलों से, स्वाति मालीवाल के मामलों से, देशद्रोह का जो मामला इनके ऊपर बन रहा है, जो चंदा लिया है इन्होंने 133 करोड़, जो पन्नू चिल्ला कर कह रहा है खालिस्तानियों से लिया है, 7 करोड़ कनाडाइयों से लिया है, जितने मामले बनते चले जा रहे हैं, इन मामलों से दूर हो, फिर जाकर वो पूर्ण राज्य की बात करें। वरना भारत के इतिहास में माननीय मोदी जी इस समय सिर्फ और सिर्फ विकास कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है बेहतरी के लिए 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए एक लाइन, अंतिम लाइन में बोलता हूँ, हमारे संकल्प पत्र में कहीं कोई जुमला नहीं है, कहीं कोई लालच नहीं है। हमको एक विजन है 2047 का। यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी ने देखिए किस तरीके से हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, गाली देते थे, अब 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से उन लोगों ने लालच दिया है, और यही लालच कर्नाटक में दिया था। आज महिलाएं खोज रही हैं कि कहाँ है भाई 1500 रुपए मेरे। आज लोग पूछ रहे हैं कि पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, बिजली महंगी क्यों हो गई। ये काम हम नहीं करने जा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है और वो हम करके रहे। अतुल जी, देखिए आपके सहयोगी लड़ बड़े गठबंधन में रहे हैं, लेकिन इससे दिक्कतें तो आपके लिए भी बढ़ी रही हैं। जिस तरह से गठबंधन के सहयोगी तमाम तरीके के बयान दे देते हैं, उससे आपकी समस्या भी तो बढ़ जाती है। हमारी कोई समस्या नहीं बढ़ रही है। जो उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है और सब अपने अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। जो सहयोगी दल की बात कर रहा हूँ मैं, हम अपने राज्य की बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। कल जहाँ पे 14 सीटों पे चुनाव है, वहाँ पर हमारे इस समय जो है सबसे ज्यादा विधायक चुने हुए हैं और हम सशक्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, और आपका एक चैनल, सृष्टि चैनल है,
कि नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा भीड़ जो है समाजवादी पार्टी की रैलियों में उमड़ रही है और माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए उमड़ रही है। तो इसी से भीड़ उमड़ना ठीक है, लेकिन ऐसे उमड़ना कि टेंट पर चढ़ जाएंगे सुनने के लिए, तो इस तरह से भीड़ समाज सर उसको भी तो देखना पड़ेगा। इस तरह की खामियां कैसे होती हैं कि जनता के ऊपर चढ़ चढ़ कर आप हमारे कार्यकर्ताओं में ऊंचाई पे चढ़ने की आदत है। हमारे कार्यकर्ता ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, यानी कि सत्ता परिवर्तन के लिए किसी भी तरह की छलांग लगा सकते हैं। आप बात को समझिए। ऊंचाई भाई हमारे कार्यकर्ता है, ऊंचाई पेड़ होती है, पोल होता है। अतुल जी ये किस तरह का उत्साह है कि माइक तोड़ देंगे, टेंट पर चढ़ जाएंगे, स्टेज तक नीचे आ जाएगा। देखिए हमारे कार्यकर्ता जो है 42-43 डिग्री में भी ना वो चढ़ रहे हैं ऊपर, यानी कि सत्ता को ये आप मजाक नहीं है अतुल जी। जिस तरह की बातें हैं आप कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता इस तरह से क्यों कर रहे हैं। देखिए आपके अध्यक्ष जी को सुनने आ रहे हैं तो बेहतर तरीके से भी तो सुना जा सकता है, या उससे पहले ही आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे आने से पहले ही गुंडागर्दी चालू है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत ज्यादा उमंग है हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा वहाँ से। वही तो जानना चाहते हैं कैसा उत्साह है सर ये। देखिए वक्ता मैम आप समझिएगा, एक चीज है कि देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें पास से देखना चाहते हैं। इस जो कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लें तो वो चढ़ जाते हैं। जी अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हमारे अतुल भाई हमारे बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता हैं, कह रहे ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं। वही जगह था जो फूलपुर वाला, प्रयागराज वाला, पिछले एक चुनाव पहले वहाँ पर डिम्पल जी की सभा हुई थी और इतने उत्साहित हो गए थे इनके कार्यकर्ता कि डिम्पल जी को कहना पड़ा कि अब इससे आगे आप लोग बढ़ेंगे तो आपके भैया से हमको शिकायत करनी पड़ेगी। तो ये गुंडागर्दी की वजह से इनका वोट करता है। देखिए वोट देने से पहले, मतदान से पहले, देखिए अतुल जी इस तरह की चीजें आपकी रैलियों में नजर आती है तो क्या मैसेज जाता है जनता के पास कि आप तो सत्ता में आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। कभी नहीं, कभी ऐसा आप सोचिए मत। देखिए हमारे कार्यकर्ता जो है नहीं, आप तो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना जनता को। हम सोचे ना सोचे क्या फर्क पड़ता है, हमारे सोचने न सोचने से कुछ नहीं होता है, जनता को सोचना है। नहीं, एक मिनट सुन लीजिएगा जी। जिनकी रैलियों में लोग आ ही नहीं रहे हैं तो वो खंभों में क्या चढ़ेंगे। जिनकी रैलियों में लोग ही नहीं आ रहे हैं नहीं तो आपकी रैली में लोग आएंगे तो खंभों पर चढ़ जाएंगे, टेंट पर चढ़ जाएंगे। तो भाई सोचने वाली बात है, उनकी रैली में नहीं आ रहे, हमारी रैली में आ रहे हो तो बहुत ही शर्मनाक बात है और आप उसे डिफेंड कर रहे हैं कि उत्साहित है तो हम टेंट पर चढ़ जाएंगे। मोहम्मद अमीन साहब, कैसे देखते हैं आप? सर ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। मोहम्मद अमीन साहब कैसे देखते हैं सर आप? समाजवादी पार्टी एक तरह से एक नई परिपाटी शुरू कर रही है कि उत्साह में आप इस तरह से बेकाबू हो जाएंगे, आप भीड़ को इस तरह से धक्का देंगे कि आप मंच तक पहुंच जाएंगे, एक जिस तरह की शांति व्यवस्था होती है उसे भंग कर देंगे। आपको नहीं लगता ये एक तरह से ये मैसेज जा रहा है कि सरकार आने के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा? ऐसा है कि ये बड़े डिसिप्लिन लोग थे पहले ही, अभी सरकार से बाहर हुए हैं। डिसिप्लिन आज देखने को मिल रहा है, तो समाजवादी के सामने दिख रहा है कि योगी जी इतना अच्छा डिसिप्लिन है। तो इसीलिए इसके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है ना। ये लोग इस बात की सभ्यता देखते हैं, उत्साह बता रहे हैं, उत्साह बता रहे हैं। आप ना हमारी पार्टी को आने वाली बात कोई नहीं हो सकते। हमारी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अतुल जी धैर्य से सुनिए भी सर, तरीके से मैंने धैर्य से आपको सुना ना सबने, आप भी सुनिए, सबको सुनिए सर। हाँ देखिए, हर एक को अधिकार है डिसिप्लिन का और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हो जाए बाय द वे और इनके ही अध्यक्ष दब जाएं तो क्या हाल होगा, या इनके अध्यक्ष किसी के ऊपर गिर पड़े या दुर्घटना हो जाए, सिक्योरिटी वाले गिर जाएं तो एक लोग तो मर जाएंगे ना। ये नहीं होता, बैरिकेडिंग होती है, प्रॉपर डाइस से होता है जैसे और पार्टियों को लोग करते हैं उनको भी करना चाहिए। ये जनता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, इससे जनता में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैसेज जाता है ये लोग इनडिसिप्लिन लोग हैं, इनको हम क्या करें वोट देंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे होने चाहिए थे वो जनता तक पहुंच पाए हैं? मुद्दों पर है समाजवादी पार्टी, सही ट्रैक पर है समाजवादी पार्टी? जी हम मुद्दों तक पहुँचाया। नहीं सर मोहम्मद अमीन से है सवाल। जी कोई बात। हाँ, इन्होंने अपनी स्तर को पहुँचाया, जितना पहुँचा सकते हैं, जितनी मेहनत की है। अब कितना पहुँचाए तो 4 जून को पता चलेगा ना कि इनका क्या स्तर है, इनके कितने
वोटर बात वो मानते तो हैं। कह रहे हैं 79 सीटें आएंगी हमारी परिवर्तित हुई है वोटर्स में। उत्तर प्रदेश में, वोटर्स 79 सीटें हमारी, एक सीट नहीं आएगी। कौन सी सीट नहीं आएगी अतुल जी? मैंने कहा एक सीट नहीं बोला, मैंने कहा इस बार 80 आएंगी। 79 सीटों की बात चल रही है। तो 79 कह रहे हैं। तो अखिलेश जी ने पर्सनल से क्लियर किया है। आपको अगर समाचार, अगर आपका चैनल के द्वारा कल ही मुझे बुलाया गया था 80 सीटों के लिए। सर, आप तथ्यों को बहुत बदलते हैं अतुल जी। नहीं, आप पीडी को बदल देते हैं, फिर सीटों के आंकड़े को बदल देते हैं। सर, चैनल पे इनवाइट किया गया था, पता लगा लीजिए हाँ। कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभी द्वारा तक तो बोला गया 79 है। सुनते आ रहे हैं जहाँ तक है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो दुरुस्त कर लीजिए। आपके नहीं, सर, चैनल पे ही मुझे बैठाया गया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 80 की, अब बोली गई 80 की 80 सीटें, और मैंने इसी बात पे आपके चैनल पे डिबेट करी है। ठीक है, इसी बात पे ठीक मैंने है। आपके चैनल पे, ठीक है, अगर वक्त की जानकारी कमी है। नहीं है तो चलिए मोहम्मद वक्ता अमीन जी, जी। 4 तारीख को जो है 80 सीटें मिल जाएंगी। जी, मोहम्मद अमीन जी। हाँ देखिए, जी, समय जी, आ गया है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता ने क्या सोचा है, उसके मन में क्या है और किसको कहाँ पे बिठाना है, जनता जानती। सीधे वोटर हैं जो डिसाइड करेंगे कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, कितने मतों से जीतेगा और किसी किस्मत जिताएगी। ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। सारी ईवीएम खुलने के बाद आपको 12-1 बजे के बाद रिजल्ट आने नतीजे शुरू हो जाएंगे। ठीक है अश्विनी शाही जी, धन्यवाद। देखिए जिस तरह से लगातार मुद्दों की बात होती है, आपको लगता है थोड़ा सा पार्टी को इस परिपाटी पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप मुद्दों से पूरी तरह से भटकते नजर आए हैं? जिन मुद्दों की आपने बात की, जिन मुद्दों पर आप जनता के बीच गए, जिन मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर सबसे ज्यादा बात भारतीय जनता पार्टी ने विकास को लेकर की, लेकिन विकास से जुड़ी हुई चीजें आपने कभी कहना मुनासिब ही नहीं समझा है। क्यों अलग अलग मुद्दे अब आ रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी को, क्या अब इस बात का ऐसा डर है, जैसा विपक्ष लगातार कह रहा है, कि इसलिए आप अपने मुद्दों से भटकते नजर आ रहे हैं? देखिए वक्ता जी, विपक्ष को ये नजर आएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको नजर नहीं आना चाहिए। इसलिए नजर नहीं आना चाहिए कि हर गांव में, हर इलाके में, हर जिले में आपके संवाददाता हैं। आपके संवाददाताओं से आप रिपोर्ट मंगाकर देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने काम के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी कर रखी है हर जिले में। हमने एक विभाग बना रखा है और जनता के बीच में हमारे 24/7 के हिसाब से हम उनके तक ये चीजें पहुंचाते हैं। तभी जावेद की माँ कह रही है कि हमको अनाज मिल रहा है, तभी जावेद की माँ कह रही है कि हमको जो है आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। तो सबको हम अवेयरनेस हम फैलाने के लिए रखते हैं। और अब यहाँ जो राष्ट्रीय नेताओं का मंच है वो हम बताने के लिए ये है कि संविधान के हत्यारों ने आज संविधान को लेकर घूमने का प्रण ले रखा है कि संविधान की हत्या हो रही है। 1951 में आर्टिकल 25 में जब तब्दीली की जाती है, उसके बाद वहीं से शुरू होती है संविधान की हत्या और 75 तक आते आते संविधान की आत्मा को मारा जाता है कि जिसमें कई शब्द जोड़े जाते हैं बगैर किसी की राय मशवरा के। ये है संविधान के हत्यारे जो 100 सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को धारा 356 का प्रयोग करके, जो अनधिकृत प्रयोग करके हटाने का काम करते हैं। ये हैं जिन्होंने जो एक बिल लेकर आ रहे थे, हम लोगों ने पास नहीं होने दिया। अभी 2013 में बिल लेकर आ रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, तो हमने पास नहीं होने दिया। वो संविधान के हत्यारों की चीज हम बताएंगे। हम बताने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है बहुसंख्यकवाद बर्दाश्त नहीं है। तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है बहुसंख्यक, इसलिए ये हमको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 4% जो कि संविधान में नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण, वो मुस्लिम को देने की बात करेंगे। पर्टिकुलर मुस्लिम को संसाधनों पर पहला हक देंगे। ये हम मंचों से बताने का काम कर रहे हैं। बाकी हमारा जो काम है हमारी सेना कर रही है और गांव-गांव में उसको पहले से प्रचारित और प्रसारित किया जा चुका है। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी। 4 जून दूर नहीं है, कल 6ठे चरण का मतदान है। जनता किस तरफ जाती है, किसके मुद्दों पर, किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास कर सकती है, किस पार्टी ने कितना भरोसा जताया, ये देखने काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।